सो वेलकम बैक टू WM क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेट थ्योरी, जो कि मैथ्स में मैं कहूँगा सबसे आसान थ्योरी है। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। इसकी पहले डेफिनेशन और टाइप ऑफ सेट्स आज ये देख लेंगे। उसके बाद हम ये VE डायग्राम देख लेंगे। उसके बाद ऑपरेशंस देखेंगे सेट पे, और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स में आते हैं हमारे सेट्स के रिलेटेड वो देख लेंगे। उसके बाद लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट देखेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट देखेंगे, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे आने वाली कुछ वीडियोज़ में। अब देखें, डेफिनेशन की बात करें अगर, तो आपको सिंपल 3 मैथमेटिशियंस का थोड़ा सा नाम याद रखना है, अगर रख सकते हो, नहीं तो ज़रूरी नहीं है। एक थे हमारे जॉर्ज कैंटर, जिनकी कंट्रीब्यूशन, इन तीनों की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है सेट थ्योरी को इवॉल्व करवाने में। तो जॉर्ज कैंटर, उसके बाद था रिचर्ड डेडिकाइन और जी फ्रिज। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री से थे, मतलब इनकी बैकग्राउंड ट्रिग्नोमेट्री से थी, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ों को ही सेट फॉर्म में लाने की कोशिश की। और आज भी अगर हम देखें तो मैथ्स में हम जो सेट थ्योरी पढ़ते हैं वो हम ज़्यादातर इन्हीं को ही मानते हैं, जो इन थ्योरी दी हुई है उसी को ही लेके चलते हैं। अब देखो, सेट थ्योरी इसलिए मैं आसान बोल रहा था क्योंकि ये समझना बहुत आसान है। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, फिर हम डेफिनेशन पे आते हैं। देखो, सेट का मतलब ये है, जैसे मान लो आपको कोई मकान किराए पे चाहिए, या फिर ऐसे ही आपको कोई मकान चाहिए, तो आप क्या बोलते हो कि मुझे एक सेट दिखा दो। तो आपको कोई सेट दिखाएगा तो आप वो बोलेगा कि आपको 3 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, ऐसे ही बोलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, मान लो 3 BHK सेट देख रहे हो आप, तो एक वो सेट है। 3 BHK का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे 3 रूम्स होंगे, उसके बाद किचन होगी, लॉबी होगी, वॉशरूम होगा। तो ये सारे के सारे मिला के एक सेट बन गया, बना ना एक सेट। इस सेट के अंदर ये बहुत सारे एलिमेंट्स थे, ABCDEF, बहुत सारे थे। उनके नाम हमने अलग अलग रखे हुए थे, ये हमारा डाइनिंग रूम, ये हमारा लिविंग रूम, ये फलाना रूम, ठीक है, ऐसे करके। फिर ऐसे ही किचन आ गई, वॉशरूम आ गया। तो ये सारे सब सेट्स थे जो इसके बीच में थे ना, 5-6 जितने भी थे। तो ये पूरे एक सेट के अंदर हमारे ये क्या थे, ये थे सब सेट्स। तो ये हमें सिर्फ सिंपल यही पढ़ना। अब असल में इसमें मैथ्स में क्या होता है कि हम कई बार ना ऐसे समझने के बाद जब हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे हम इसके फॉर्म्स पढ़ेंगे अभी, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन वो भी आसान हो जाएगा वक्त के साथ। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अभी हम जितने भी कंसेप्ट और रिजल्ट्स जो मैथ्स में यूज़ कर रहे हैं वो हमने मतलब आप देखोगे तो वो हमने सेट थ्योरी के लैंग्वेज में ही एक्सप्रेस करते हैं, और वो सारी चीज़ें हमने जॉर्ज कैंटर ने ही हमें दी हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि सेट इज़ ए वेल डिफाइंड क्लास और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो, इसको समझने की कोशिश करो। इसने क्या बोला, सेट इज़ ए वेल डिफाइंड। एक तो डिफाइंड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो मेरा 3 BHK है और उसमें रूम्स की जगह आप छोटा सा एक स्टोर दे रहे हो। तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या, पहले से डिफाइन हो, स्टोर ही हो चाहे, लेकिन वेल डिफाइंड हो। उसके बाद वेल डिफाइंड क्लास और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, पहले ये समझ लेते हैं। देखो, वेल डिफाइंड कलेक्शन जो बोल रहे हैं ना हम, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, वेल डिफाइंड क्लास और कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट ए रूल with the help of which it is possible to tell whether a given object belongs or does not belong to the given collection। कहने का मतलब ये हुआ कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये है कि हम उस चीज़ को किसी रूल के थ्रू समझा सकते हैं, कोई रूल उसके ऊपर अप्लाई होता है। रूल क्या चीज़ होती है कि मान लो जो हर किसी पे अप्लाई होगा, जैसे मान लो हम एक चीज़ पे अगर रूल अप्लाई कर रहे हैं तो वही सेम चीज़ B के ऊपर भी अप्लाई हो, तो ये आ गया रूल हमारा। तो मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये है कि वहाँ पर कोई ना कोई रूल लगना चाहिए जिसकी हेल्प से हम ये, हमारे लिए पॉसिबल हो सके कि हम ये बता सकें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ये वाकई उस सेट को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। तो वो बिलोंगनेस या नॉन बिलोंगनेस जो होगी उसकी, मतलब वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो किसी रूल के तहत डिफ़ाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब सिंपल ही है, लेकिन आने वाले टाइम में और अच्छे से समझ आ जाएगा अगर नहीं आ रहा है तो। ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी हो सकता है, जो भी सेट के अंदर में किसी भी चीज़ को सेट। अभी आप जहाँ पे बैठे हुए हो, मान लो एग्जांपल के तौर पे आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास एक प्लेट पड़ी हुई होगी, ठीक है, उसके बाद आपके पास एक गिलास पड़ा हुआ होगा, वहाँ पे प्लेट भी है, गिलास भी है, वहाँ पे स्पून भी होगा, ठीक है। तो अब दस्तरखान के ऊपर या जहाँ पे डाइनिंग टेबल के ऊपर आप खा रहे हो, तो वो डाइनिंग टेबल को सेट मान लो, और उसके ऊपर जितनी भी चीज़ें आपने पड़ी हुई हैं वो सारी उसकी सब सेट हैं, वो सबको मिला के एक सेट बन रहा है, सिंपल इतना ही। तो वो कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। कोई नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 में कुछ भी बोल सकता हूँ, ABCD कुछ भी हो सकता है। कुछ पीपल, मतलब लोग हो सकते हैं, माउंटेन, रिवर, कुछ भी जो मर्जी आए, तो वो सेट बन जाता है। सेट का मतलब सिंपल ये है मैथ्स में कि आपके पास कुछ चीज़ें हों जिनका कुछ ना कुछ नाम हो, या फिर मतलब वो दिखने में हो, या फिर आप उसको, उसके ऊपर कोई रूल अप्लाई हो सकता हो, उसको आपने क्या करना है, उसको मतलब उन सबको मिला के एक सेट बनता है, सिंपल सी बात है। ठीक है,
जैसे आपका एक रूम है तो वो पूरा सेट है। अगर हम रूम की बात कर रहे हैं तो रूम के अंदर जितनी चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं वो सारी सब सेट हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आप बैठे हुए वहाँ पे इमेजिन कर सकते हो इसको आराम से। अब देखो, ऑब्जेक्ट कंस्टिट्यूटिंग द सेट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। अब उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं या उनको हम मेंबर बोलते हैं, जिनको मैं सबसेट बोल रहा था अभी, क्योंकि सबसेट हम बाद में पढ़ेंगे सबसेट क्या होता है, वो तो मैथ्स की लैंग्वेज में बोल रहा था। तो कहने का मतलब, अगर कोई आपके पास एक सेट है तो हम उसको डिनोट कैसे करते हैं, हम अब मैथ्स की बात करते हैं। ये तो आगे आपको समझने की बात कि मैंने आपको बता दिया कोई आपके पास सेट है तो सेट को हम हमेशा अल्फ़ाबेट्स में डिनोट करते हैं, लेकिन वो कौन से वाले, जो हमारे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे ए बी सी। तो ये मेरा सेट है, सेट को डिनोट करने के लिए मैं बड़े वाले कैपिटल अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकता हूँ, ए से लेकर जेड तक कुछ भी यूज़ कर लो आप। अब उस सेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें हम एलिमेंट्स बोलते हैं या उन्हें हम मेंबर्स बोलते हैं सेट के, तो उनको हम डिनोट करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, ए बी सी डी, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। स्मॉल अल्फ़ाबेट से हमने उसको डिनोट किया। ये डिनोशन की बात कर रहा हूँ, मतलब जब हम नोटेशन की बात कर रहा हूँ कि जब भी हम उसको नोट, मतलब हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे कि ये एलिमेंट है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ए कोई सेट है जिसके बीच में क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसके बीच में मैं कैपिटल अल्फ़ाबेट ना ही लिखूँ तो बेटर है, क्योंकि नोटेशन ऐसी ही है, ठीक है। अब आपको कुछ सिंबल्स और उनके मीनिंग पता होने ज़रूरी हैं, तो वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला सिंबल बचपन से आप करते आओ, दिस इम्प्लाइज दैट, बोलते तो रहते हैं ना, ठीक है। मैथ्स में तो यूज़ किया हुआ है बहुत बार। इसका मतलब क्या होगा, इम्प्लाइज। उसके बाद ये ई, उल्टा, मतलब उल्टा तो नहीं है, सीधा ई है, ऐसे ऐसे करके होता है ये। इसका मतलब आ गया बिलोंग्स टू। जैसे मैं बोल रहा हूँ 4 बिलोंग्स टू एन, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, तो वो उससे बिलोंग करता है, मतलब उससे जुड़ा हुआ है। अब ए इज़, ये मैंने लिखा है यहाँ पे सबसेट, सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं, तो ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ए इज़ सबसेट ऑफ बी को ऐसे लिखेंगे। अगर मैं लिखूंगा बी इज़ सबसेट ऑफ ए तो मैं ऐसे लिखूंगा बी इज़ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे सबसेट तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल नोटेशन देख लो, ये कौन कौन सी सिंबल्स याद रहना चाहिए। अब देखो दिस, ये जो था ना इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज दैट या इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज की अगर उल्टी साइड भी मैं ऐसे डाल दूँ तो ये क्या बन जाता है, इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई। मतलब जो चीज़ यहाँ पे लग रही है सेम वो यहाँ पे भी लग रही है। अगर मैं बोल रहा हूँ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो अगर मुझे ये भी बोलना हो कि बी इज़ आल्सो सबसेट ऑफ ए, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। कहने का मतलब ये इधर इम्प्लाई हो रहा है और वो इधर इम्प्लाई हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ये था बिलोंग्स टू, तो ये आ जाएगा डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। उसके बाद आ गया एस टी, स्मॉल में एस टी, मतलब सच दैट, ठीक है। और सच दैट को हम कई बार ऐसे 2 डॉट से भी डिनोट करते हैं ऐसे करके, तो सच दैट का मतलब ये भी हो गया। उसके बाद आ गया उल्टा ए ऐसे करके, इसका मतलब होता है फॉर एवरी, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, वैसे हम नीचे एग्जांपल देखेंगे तभी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपको ये याद रखना, उल्टा ए का मतलब क्या है, फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी। उसके बाद उल्टा ई है यहाँ पे, तो इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट। तो आपको ये याद करना है, एक बार लिख लो अपनी नोटबुक के ऊपर ताकि आपको याद भी हो जाए। अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर मैथ्स बैकग्राउंड के हो तो आपको आराम से पता होगा। उसके बाद आ गया आई डबल एफ, आई डबल एफ का मतलब हो गया इफ़ एंड ऑनली एफ, ठीक है। आई डबल एफ का क्या मतलब है, इफ़ एंड ऑनली इफ। उसके बाद ए ऐसे स्लैश बी, इसका मतलब है ए इज़ डिवाइज़र ऑफ बी, ए इज़ डिवाइज़र ऑफ बी। उसके बाद एन का मतलब यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं हम उनको डिनोट करते हैं एन से। जैसे मान लो 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, तो उन सब को लिखने के बजाय मैं सीधा लिख सकता हूँ कि ये क्या है, एन है, एक मेरा सेट है जिसमें ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब हो गया जिसमें सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये आ गया मेरा, उसको मैं डिनोट करता हूँ एन से। उसके बाद आई और जेड, आई का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटीजर, जेड को भी इंटीजर ही। तो कहीं पे आई या जेड दिखेगा अगर क्वेश्चन में, उसका सिंपल आपको मतलब ये समझना है कि ये इंटीजर्स की बात कर रहा है। अगर किसी को नहीं पता है इंटीजर्स क्या है तो मेरी मैथ्स की जो बेसिक वीडियोज़ हैं वो देख लेना, ये तो बचपन से पता ही होगा आपको इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। 1 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव वाले, फिर 1 से लेके -1 से माइनस इन्फिनिटी तक नेगेटिव वाले, और बीच में 0, इन सबको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं आई और जेड से। उसके बाद आर का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं ये भी मैंने बता रखा है, तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रियल नंबर से तो आर से डिनोट करेंगे। सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर मतलब सी, तो कम्प्लेक्स नंबर को सी से, रियल नंबर को आर से। उसके बाद सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम क्यू से डिफाइन करते हैं, क्यू से लिखते हैं, ठीक है। तो ये सेट ऑफ रेशनल नंबर हो गया। तो आपको ये सारी चीज़ें डिनोशन पता होनी चाहिए, सिम्बल्स और इनके मीनिंग पता होने चाहिए। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या, अच्छा आपको ये अगर समझ आ गया ना कि सेट किसको बोल रहा हूँ मैं, तो सेट का मतलब सिंपल क्या होता है, जैसे मान लो ए कोई सेट है, उसके बीच में कुछ एलिमेंट होगा 1 2 3 4, ये मैंने क्लोज कर दिया, ये इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, ठीक है। तो उसे हम सेट बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो सेट का मतलब सिंपल समझ लो कि जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ नाम होगा और वो किसी एक चीज़ के अंदर हम उसको कलेक्टिवली हम उसे बोलेंगे एक सेट है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं। अब देखो इसको हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं 2 वेज़ में, हमारे पास टोटल 2 वेज़ हैं इसको डिस्क्राइब करने। डिस्क्राइब करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो आपका नाम है,
तो मैं उसको दो तरीके से लिख सकता हूँ, या मैं इंग्लिश में लिखूंगा या मैं उर्दू में, मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ, मैं फ़ारसी में भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सेट को डिफ़ाइन करने के या सेट को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। मैथ्स में जब भी हम यूज़ करेंगे तो दो तरीके यूज़ करेंगे, ठीक है। अब पहला मेथड है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। ये सिंपल सा है, सिंपल मतलब जो सबको हमें पता होगा। कैसे? पहली चीज़ कि जब भी रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड लिखना होगा तो हम सेट को सबसे पहले ऐसे करके ये ब्रैकेट डालेंगे साइड पे, करली ब्रैकेट्स, बल्कि ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं इसमें, ठीक है। ये वाली, मैं इनको इनकी जगह ये अगर ये यूज़ कर लूँ तो टेंशन नहीं लेना, सेम ही होती है ऑलमोस्ट। तो ये वाली ब्रैकेट्स में यूज़ कर रहा हूँ। अब देखो सेट होता है इस, जब हम रोस्टर मेथड पढ़ रहे हैं ना या लिस्टिंग मेथड, आराम से ठंडे हो जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। इसको हम डिस्क्राइब करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, हम उन्हें पहले तो कामा से वो करेंगे, सेपरेट करेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट्स लगा देंगे। कहने का मतलब कोई सेट है, जैसे आप अभी रूम में बैठे हुए तो आपके रूम में मान लो 10 चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो मान लो वो 10 चीज़ें ए है, बी है, सी है, कुछ भी नाम हो सकता है, डी ई एफ जी एच आई, ऐसे करके वो 10 चीज़ें आपने लिख दी, और रूम का नाम अपने से आपने एच रख दिया, या कुछ भी रख दो, आर रख दो, लेकिन वो कैपिटल में रखना है। तो वो आर जो है वो आपका एक सेट है जिसमें बहुत सारे सबसेट्स हैं बीच में, सी जी ई, ये एलिमेंट्स बोल रहा हूँ मैं इनको, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं, डी ई एफ, लेकिन इनको मुझे कामा के साथ अलग अलग करना है। तो ये सिंपल है, जिसे हम लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड कहते हैं। अब जैसे मान लो, और इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, जब भी आप, जैसे मान लो आपके रूम में कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आप उसका जो ऑर्डर है ना, जैसे मान लो आपके रूम में पिल्लो भी पड़ा हुआ होगा, बेडशीट भी होगी, ब्लैंकेट भी होगा, तो आप पहले ब्लैंकेट लिखो, फिर उसके बाद बेडशीट लिखो, फिर पिल्लो लिखो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, या कोई भी सीक्वेंस लिख सकते हो आप, लेकिन सेट में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सेट वैसे ही रहता है। कहने का मतलब मैंने ए ई आई ओ यू लिखा था, या फिर मैं ई ए ओ आई यू लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये दोनों चीज़ें मेरे लिए सेम सेट हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे इसके बीच में इसने ये कैपिटल क्यों लिखा है, ठीक है, तो ये मैंने अपने से हैं, ये एलिमेंट्स ही हैं, ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट्स ही जो मैंने बीच में लिखे हैं, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। ऐसा एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो डरना नहीं है देख के, लेकिन ये है कि मैथ्स में हम ऐसे ही जब भी डिनोट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि कैपिटल से डिनोट करें और बीच में जो एलिमेंट्स लिख रहे हैं वो स्मॉल में लिखें। अच्छा, दूसरी चीज़, पहली चीज़ तो ये आ गई कि उसके जो ऑर्डर है ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा आ गया रिपीटिशन। जैसे मान लो आपके रूम में 4 पिल्लो पड़े हुए हैं, लेकिन जब भी आप सेट बनाओगे ना तो 4 पिल्लो नहीं लिखोगे, आपको एक ही पिल्लो लिखना है। टोटल ये बताना है कि एक पिल्लो पड़ा हुआ है, हालांकि 4 पिल्लो पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम रिपीट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है हमें, ठीक है। तो मतलब रिपीटिशन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब जैसे मान लो 1 2 3 2 लिखा है मैंने, तो ये इसको पिल्लो मान लो, तो आपने 2 पिल्लो थे आपके रूम में पड़े, आपने दोनों लिख दिए, तो 1 2 3 2 इसको आप ऐसे लिखो ना, अगर 1 2 3, ये दोनों चीज़ें सेम है। क्यों? ये जो 2 है ये रिपीट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रिपीटिशन से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मतलब मेरा कहने का ये था, अगर 4 पिलो पड़े हुए हैं तो एक बंदा 4 के 4 लिख रहा है और एक बंदा सिर्फ एक ही पिलो लिख रहा है, लेकिन दोनों का सेट सेम ही है। मतलब समझ रहे हो मेरी बात? तो सेट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक चीज़ को आप 10 बार लिख दो, सेट सेट ही रहेगा वैसे का वैसा ही। तो ये और ये दोनों की दोनों चीज़ें आपस में सेम ही हैं। अब देखें, ये मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि ऑर्डर एंड रिपीटिशन ऑफ द एलिमेंट्स हैज़ नो इफेक्ट, तो सेट के ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब आ गया दूसरा मेथड। तो ये मान लो कि आपने एक मेथड सीख लिया, वो तो कौन सा था? रोस्टर मेथड, भूलना नहीं, इसे हम लिस्टिंग मेथड ही बोलते हैं। सिंपल लिस्ट कर रहे हैं, आपके रूम में कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, उसकी लिस्ट बनाई आपने कि इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, और जब आप लिखने लगे तो आपने बोला कि ये मेरा रूम था आर, उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, उनका नाम सब के लिख दिया आपने ए बी, लेकिन बीच में कामा डालना है। तो ये मेथड आ गया जो हमने रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड पढ़ा है, तो आपने लिस्ट बना दी। अब आते हैं दूसरे वाले मेथड पे, वो कौन सा है? वो है सेट बिल्डर मेथड, या जिसे हम रूल मेथड बोलते हैं। अब देखो, सेम वही चीज़ें जो आपने अभी रूम में काउंट की हैं, जो आपने लिखी थी लिस्टिंग मेथड के थ्रू या रोस्टर मेथड के थ्रू, सेम उन्हीं चीज़ों को अगर आपको लिखना पड़ जाए रूल मेथड के थ्रू या सेट बिल्डर मेथड के थ्रू, तो कैसे लिखोगे? इसका मतलब सिंपल इतना है कि जो चीज़ें आप एक्सप्लेन कर रहे थे पहले लिस्टिंग के थ्रू, अब कोशिश करना है कि उसको कोई एक फार्मूला का नाम दे दो। कहने का मतलब, जैसे मान लो आपने अपने रूम में देखा कि आपके पास जैसे बल्ब भी लगा हुआ होगा, वहाँ पे हीटर भी चल रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे वायरिंग भी होगी अंदर, वहाँ पे स्विच बोर्ड भी लगा होगा, वहाँ पे फ़ैन भी होगा। तो अब इन सब को ना आपने क्या किया, ये हालांकि सब ये आपके रूम के ही पार्ट हैं, इसके बगैर भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं सिर्फ इसी के एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने क्या किया, इन सब को कोशिश की, आपने बोला कि ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। क्या है ये? इलेक्ट्रिकल
इक्विपमेंट्स। तो आपने सिंपल ये बोला कि मेरे पास जो सेट एक बनाया है मैंने, मान लो वो आर सेट बनाया या फिर ई बनाया इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का, तो आप उसको लिखोगे ये जो ई है मेरा, ये क्या है, ये एक ई बिलोंग्स टू, मैं ऐसे लिखूंगा, ये जो ई है ई बिलोंग्स टू, मतलब ई जो है ऐसे बोलोगे आप, ई जो है सेट है, लेकिन इस सेट में ये जो ई का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे ई बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो फिर आपको अगर एक्सप्लेन करना पड़ जाए कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कितनी है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मान लो 6 थी टोटल, तो आप लिख दोगे इज इक्वल टू 6 थी मेरे पास। एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ सिंपल, कि आपने जो चीज़ें प्रैक्टिकली अभी देखी हैं ना, उसी को आपने कोशिश करनी है कि कोई रूल या कोई ऐसा मतलब लॉ बना के कि ये सारी चीज़ें उसी में फिट हो जाएं, वैसा करके आपने अगर बना दिया तो उसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड। अब एग्ज़ाम में आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो बहुत कम चांसेस हैं कि फर्स्ट वाले मेथड लिस्टिंग मेथड से आएँ, वो आपको सेट बिल्डर मेथड से ही क्वेश्चन फॉर्म करके देंगे, तो इसलिए इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या बोला, सेट इज डिस्क्राइब बाय करेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी पी ऑफ एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट। अब एक चीज़ और याद रखना, वहाँ पे हम सिंपल क्या लिख रहे थे, जैसे मान लो अपने रूम का लिखा था, तो हमने लिखा रूम में मेरे पास ये चीज़ें थी ए बी सी डी ई, मान लो। अब यहाँ पे जब आप लिखोगे ना, तो इसको कैसे लिखोगे आप, अब इसको लिखोगे आर ऑफ एक्स या आर ऑफ ई, कुछ भी डाल सकते हो, आर ऑफ एक्स आर ऑफ वाई कुछ भी डाल दो। क्या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो रूम में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ये पढ़े हैं, आर ऑफ ई लिखा मैंने। तो कहने का मतलब मैं रिप्रेजेंट करने का भी तरीका मेरा बदल गया, पहले मैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहा था, अब मैं आर ऑफ ई, जो जिस चीज़ पे मैं वो रूल लगा रहा हूँ ना, मैं उसको वो लिख रहा हूँ। या फिर आप ये नोटेशन आप कुछ भी डाल सकते हो, ई की जगह एक्स डालो वाई डालो, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा ये वाई है क्या चीज़ है, ये एक्स है क्या चीज़ है, ये ई है क्या चीज़ है। तो पहली चीज़ तो आ गया पी ऑफ एक्स, ठीक है, ऑफ इट्स एलिमेंट एक्स। तो अगर एक्स एलिमेंट है तो अपने पी ऑफ एक्स, अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से तो मैंने लिखता है पी ऑफ ई। ये क्लियर हो गया होगा कि नोटेशन जैसे ऊपर हम कैपिटल लेटर से उस सेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है, ब्रैकेट डाल के बीच में ए बी सी, बीच में कामा डाल रहे थे, यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करने के लिए पी ऑफ एक्स लिखना है, बस ये याद रखना। पी ऑफ एक्स मतलब पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई, पी ऑफ जेड कुछ भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा पी ऑफ एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट, अगर एलिमेंट एक्स हैं तो मैं इसको लिखूंगा पी ऑफ एक्स, एलिमेंट वाई होंगे तो मैं लिखूंगा पी ऑफ वाई, अगर वह एलिमेंट ई होंगे मैं लिखूंगा पी ऑफ ई। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो आपके पास कोई सेट है जिसमें ये क्या है, ऑल इवन नेचुरल नंबर, मतलब अब वो आपको मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बताओ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। आप बोलोगे सर 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। फिर मैं बोलूँगा मुझे ये बताओ इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, तो आप बोलोगे सर 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ऐसे ब्रैकेट डाल दिया आपने, तो ये आपका एक सेट बन गया, ठीक है। मान लो उसका मैंने नाम दे दिया ए, या मैंने लिख दिया इवन नंबर है ये, ठीक है, ई। ये आ गया मेरा लिस्टिंग मेथड। अब यहाँ पे अगर मेरे पास एक सेट है जिसमें इवन नंबर है, वो भी नेचुरल नंबर, तो मैं उसको लिखने का तरीका क्या है, एक तो मैंने ये बता दिया आपको 2 4 6 8 अप टू मैं इन्फिनिटी ऐसे लिखूंगा। ये भी मेरा एक बन गया सेट जिसमें मैंने रोस्टर मेथड के थ्रू किया, सॉरी रोस्टर मेथड, हाँ रोस्टर मेथड के थ्रू किया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसी को ही एक नाम दूंगा, इस सेट को पहले एक नाम दूंगा। मान लो मैंने उसको नाम दे दिया ए, ऑल इवन नेचुरल नंबर को मैंने अपने से एक नाम दिया, जैसे इसको भी मैंने अपने से नाम दे दिया था ए, तो यहाँ तक तो कोई फ़र्क नहीं है। बस इसको जब मैं इस मेथड के थ्रू लिखूंगा ना, सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड के थ्रू, तो मैं इसको लिखूंगा पी ऑफ ए। अब ठीक है, मैंने अभी बताया क्यों लिखते हैं हम। तो मैंने लिखा मान लो ये ए, पहले हम ए को ही डिफाइन कर लेते हैं, फिर मैं बाद में नीचे बताता हूँ कि पी ऑफ ए का क्या मतलब है। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये ए है क्या चीज़ है, इसको मैंने सेट को नाम दे दिया ए, या इसको मैं लिख रहा हूँ पी ऑफ ए। तो यहाँ पे मैंने लिखा पी ऑफ ए, यहाँ पे आप पी ऑफ ए भी लिख सकते हो, मैंने समझाने के लिए ए लिखा हुआ। अब देखो पी ऑफ ए, तो कहने का मतलब इस ए में आएगा क्या क्या, तो आप समझने की कोशिश करो। ऊपर क्या था, ऑल इवन नेचुरल नंबर। अब आपको तो माइंड में है ना कौन कौन से हैं नेचुरल नंबर, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे, लेकिन इसके ऊपर एक रूल लगा दो। रूल मतलब कुछ ऐसा सोचो कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन इस लैंग्वेज में, कि जैसे मैं बोलूँगा कि इस सब को मैंने एक्स बोल दिया, मान लो, फिर मैं बोलूँगा ये जो एक्स है ना, ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल हैं, ऐसा भी बोल सकता हूँ, 2 के मल्टीपल हैं सारे, और ये पॉजिटिव भी हैं। और सोचो और क्या क्या है, ये पॉजिटिव नंबर हैं, ये 2 के मल्टीपल हैं, उसके बाद इनमें डिफरेंस हमेशा 2 का होगा, वैसे भी लिख सकता हूँ। तो इसको लिखने के मेरे पास हज़ार तरीके हैं जो मेरे माइंड में आ सकते हैं, वही मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश की है। पहली चीज़ मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो ब्रैकेट डालनी है मुझे, ब्रैकेट डाल दी मैंने। उसके बाद ये जो एलिमेंट है ना, नेम, अच्छा नेम ऑफ द सेट, मैंने क्या लिखा यहाँ पे ए ऑफ, मान लो इसको मैं ए दे रहा हूँ और ए ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, या पी ऑफ एक्स कुछ भी लिख दो इसको आप, या पी ऑफ ए कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली ये ए ऑफ एक्स है, ये क्या है यहाँ पे ए ऑफ एक्स। तो ए ऑफ एक्स कितना किसके बराबर होगा, सबसे पहले तो मैं एक्स को डिफाइन कर रहा हूँ, एक्स सच दैट। सच दैट का मतलब मैं एक्स को लिख रहा हूँ कि ए जो है वो एक्स है, लेकिन वो जो एक्स है वो है क्या है, वो एक नेचुरल नंबर है। पहली बात देखो, मैंने
क्या बोला था यहाँ पे, ऑल इवन नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले तो मैं इसी को डिफाइन करूँगा, ये नेचुरल नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैंने नेचुरल नंबर को लिखने की कोशिश की, मैंने बोला x जो है वो x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ये इसका मतलब मैंने ऊपर बताया था, इसको हम बोलते हैं x सच दैट x इज़ ए नेचुरल नंबर। मतलब मैं x की बात कर रहा हूँ, x मतलब ये, एक मिनट यार मुझे यहाँ पे इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ये जो मैंने यहाँ लिख रखा है ना a, इस a की जगह आप लिखो यहाँ पे ताकि अच्छे से समझ आए। ये आ गया आपका a ऑफ x या p ऑफ x, ये क्या है आपका p ऑफ x, और इसको नाम दे दो आप p, अब अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अब p ऑफ x, तो जिस x की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैं आपके रूम की एग्जांपल दी थी मैंने, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की दी थी, तो वो मैं e से डिनोट कर रहा था। यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर को x से डिनोट कर रहा हूँ, और मैंने वो यहाँ पे ये वही लिखा है कि ये x है क्या है, x इज़ ए नेचुरल नंबर। x सच दैट का मतलब सिंपल इतना ही समझ लो कि ये इसलिए लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है कि मैं ये बता रहा हूँ कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और दूसरी चीज़, सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं है, वो 2 का मल्टीपल है। देखो 2 का मल्टीपल है, 2 4 6 8, 2 का मल्टीपल है, इवन नंबर वही होते हैं। तो मैंने लेकिन साथ में क्या लिखा, एंड x इज इक्वल टू 2n। 2n का मतलब यहाँ पे क्या है कि ये 2 का मल्टीपल है, लेकिन n क्या चीज़ है, ये नहीं n की जगह आप -2 डाल दो, वो नहीं डालना है। n की जगह आप सबसे पहले 1 डालोगे, 0 भी नहीं डाल सकते, तो 1 डालोगे, फिर 2 डालोगे, फिर 3 डालोगे, तो देखो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, तो मेरे पास 2 4 6 वही वाले नंबर बन रहे हैं जो मुझे चाहिए थे। लेकिन उसके लिए मुझे रूल क्या लगाना पड़ा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2n। आई होप आपको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, x इज इक्वल टू 2n। अब देखें x इज इक्वल टू 2n, लेकिन ये n क्या चीज़ है, मैंने अभी बताया n नेचुरल नंबर होंगे, ये 1 से स्टार्ट होंगे, तो मैंने वही लिखा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट को हम n से डिनोट करते हैं। समझ आया। एक तरीका था ये लिखने का, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने लिखा x जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो मैंने लिखा x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू कितनी होगी, 2n होगी, और n किसको बिलोंग करेगा, n को करेगा। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश ज़्यादा लिख दिया, यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट लिख दिया। अब इसकी जगह आपको एग्जाम में सिंपल ऐसे भी दे सकते हैं, तो इसको देख के डरना नहीं है, ये क्या बोल रहा है। जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की बात कर रहे थे वहाँ पे, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर हैं, तो x जो है वो क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, ये लिख दिया मैंने। फिर मैंने उसके बाद ये स्लैश डाली, फिर मैंने बोला x इज इक्वल टू, और x क्या है, सच दैट x क्या है, 2n। लेकिन x की वैल्यू मैंने बता दी किसके बराबर होगी, 2n के, और n किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को ही बिलोंग करेगा। तब जाके मेरे पास ये क्या बनेगा, ये वाली पॉइंट्स बन जाएंगे सारे के सारे। कौन से, जो मुझे चाहिए थे ये कब बन सकते हैं, जब। तो इसी को मैं लिखने की कोशिश करूँ अगर जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू, या बाद में लेते हैं एग्जांपल, पहले से सुन लो। मैंने क्या बोला, p ऑफ x इक्वल टू, इसको अगर मुझे लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा, अभी तो आपको पता है n x बिलोंग्स टू n, x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू n। तो ये 3 सिचुएशन थी या 3 रूल थे जिनके बेसिस के ऊपर हमने इसको डिफाइन किया है, किसको, इसको। अगर ये क्लियर हो गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है अभी तक भी तो कोई इशू नहीं है। जब हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको आराम से समझ आ जाएगा ये बोली है क्या है, ये थोड़ी सी अलग, ऐसा समझ लो कि अलग लैंग्वेज समझ रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि इसमें ये सारे नोटेशन आपको याद करने हैं पहले, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब देखें, अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेट्स की। सेट तो आपको समझ आ गया ना, सेट क्या चीज़ है। सेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे जिनको हम मेंबर्स बोलेंगे, ठीक है। उसको हमने देख लिया कि उसको हम कैसे 2 टाइप्स में डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक रोस्टर मेथड था और दूसरा हमारा, एक तो आगे लिस्टिंग मेथड और दूसरा आगे हमारा सेट बिल्डर मेथड, या रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड, या जिसको रूल मेथड भी बोल रहे हैं हम। अब देखो टाइप्स ऑफ सेट की बात करें तो सबसे पहले बात याद रखना, देखो नल सेट, नल सेट, या इसको मैं एम्प्टी सेट भी बोल रहा हूँ, या इसको वाइड सेट भी, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं का क्या मतलब हुआ यार, मतलब ये तो समझने की बात ही नहीं है ना, कि मतलब कुछ भी नहीं है फिर भी वो सेट है, ये कैसा सेट है। तो नल सेट का मतलब भी सिंपल ये हो गया कि मैं सेट को ऐसे डिनोट करता था ना, साइड पे ब्रैकेट डालता था और बीच में कुछ ना कुछ लिखता था, तो बीच में मैं इसको ऐसे 0 लिख दूंगा, बल्कि इसको डिनोट करते हैं 5 से ऐसे। अब देखो जो कुछ भी नहीं है ना, ऐसा समझ लो वो हर जगह है। तो कहने का मतलब आपके पास एक सेट था, a इज इक्वल टू 1 2 3, समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपके पास एक सेट था, अब इसमें कुछ भी नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम नल सेट बोल रहे हैं, वो भी इसी का पार्ट है। तो कहने का मतलब मैं a को ऐसे भी लिख सकता था कि एक 5 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसमें 1 2 और 3 है, क्योंकि 5 तो कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा नल सेट या एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कुछ भी ना हो, लेकिन वो सेट होना ज़रूरी है। देखो मैंने बोला था वेल डिफाइंड होना चाहिए, तो सेट का पार्ट होना चाहिए, तो तभी हम उसे, मतलब वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब कहने का मतलब ऐसी भी कोई चीज़ होगी जो डिफाइंड ना हो, या फिर जो कोई सेट का पार्ट ही ना बन रहा हो,
हाँ बिल्कुल, बहुत सारे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, पहले वो क्वेश्चन देख लो। हाँ कहाँ गया, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा था, ये क्वेश्चन देखो। इसने बोला है द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास। अब एक क्लास में कितने इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो बताओ, आप काउंट करके देखो। अब देखो इंटेलिजेंसी का तो कोई स्टैंडर्ड नहीं होता ना, आप कैसे कैलकुलेट करोगे कौन कितना इंटेलिजेंट है, नहीं कर सकता ना बंदा। तो उसको मैं ऐसे बोलूँ कि नल सेट, तो नल सेट का मतलब हो गया कोई भी नहीं, वो भी नहीं बोल सकता कि कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है। सिंगलटन सेट हम अभी आगे पढ़ेंगे, सिंगलटन सेट का मतलब जिसमें कम से कम एक हो, तो ये भी नहीं बोल सकता। फाइनाइट सेट भी नहीं बता सकता मैं कि फाइनाइट कितने बंदे हैं जो इंटेलिजेंट हैं। इसे मैं बोलूँगा नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही नहीं है, तो कहने का मतलब ये सेट ही नहीं है। हालांकि ये ऊपर क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन ए क्लास, लेकिन मैं इसको आंसर क्या आएगा, नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, क्योंकि हर एक चीज़ को हम डिफाइंड भी नहीं कर सकते। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? अगर नहीं समझ रहे हो कोई इशू नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें आस्ते आस्ते समझ आ जाएंगी। अब देखो टाइप्स ऑफ सेट्स की बात कर रहा था, तो नल सेट आपको समझ आ गया, जिसे हम वाइड सेट भी बोलते हैं या एम्प्टी सेट। डेफिनेशन देखो, द सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो एट ऑल, इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इससे, या फिर मैं खाली ब्रैकेट से डिनोट कर दूंगा, या फिर मैं इस ब्रैकेट से सिंपल फाइव लिख दूंगा अगर, तो इसका मतलब ये नल सेट है। या मैं ऐसे डाल रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या है, नल सेट है मेरा, या फिर क्या है, एम्प्टी सेट है। जैसे और इसको देखो एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, नल सेट या एम्प्टी सेट कैसा होगा। यहाँ पे देखो इसको समझने की कोशिश करो। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना अपना रूल मेथड, तो उसमें क्या था, ए इज इक्वल टू, ये एक सेट है जिसको मैं ए ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ ए ऑफ एक्स, क्योंकि हम इसको डिनोट ऐसे करते हैं। अब आपको पता चलेगा ना ये एक्स की बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ए ऑफ एक्स है, मान लो। अब ये बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इसने एक कंडीशन दी है, इसने बोला कि एक्स स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। क्या ये पॉसिबल है, एक्स स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, जबकि एक्स इज़ रियल नंबर। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, एक्स रियल नंबर है, लेकिन मेरे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। जब आप एक्स स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो को सॉल्व करोगे, मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन आएगा। तो एक्स की वैल्यू आएगी रूट ऑफ माइनस वन। रूट ऑफ माइनस वन जो है वो रियल नंबर नहीं होता, क्योंकि रूट ऑफ माइनस वन का मतलब होता है अयोटा, जो कि एक कम्प्लेक्स नंबर है। ये तो रियल नंबर है ही नहीं। तो एक्स, इसने बोला है कि एक्स रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये वाली सिचुएशन जो है ये इसमें अप्लाई करो कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें निकालनी थी जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो हो, और वो एक सेट है, लेकिन उस सेट में ये बोल रहा है कि एक्स जो है वो रियल नंबर है। ये मुझे बताओ ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कि मैंने अभी देखा ये तो है ही कम्प्लेक्स नंबर है, ये तो रियल नंबर हो ही नहीं सकता। तो जब हो ही नहीं सकता तो ये मेरा क्या है, ये मेरा नल सेट है। नल सेट मतलब इसमें कुछ नहीं आ सकता, इस ए की वैल्यू में कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्स यहाँ पे रियल दे रखा है और एक्स की वैल्यू जो दे रखी है वो कम्प्लेक्स है। अगर आपको समझ आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आस्ता आस्ता आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। सेकंड आ गया आपका पास सिंगलटन सेट। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा सेट जिसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट हो। इस सेट कंटेनिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड, कम से कम नहीं बोल सकते यहाँ पे, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसे हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। जैसे मान लो ये कि सेट है मेरे पास जिसमें सिर्फ वन लिखा है मैंने, ठीक है, तो ये आ गया आपका, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट। ऐसे ही फाइनाइट सेट, इसके एग्जांपल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे बहुत सारी, जब एग्जाम में वो क्वेश्चन देखेंगे हम बहुत सारे। उसके बाद देखें आप फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब ये है कि ऐसा सेट होना चाहिए जो फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब होता है जिसे मैं काउंट कर सकूं, या फिर जिससे मतलब जिसे देख के मैं बता सकूं कि ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हुआ था यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो वो फाइनाइट होगा ना। इनफाइनाइट का मतलब हो गया जहाँ तक मुझे नहीं पता कहाँ तक जाएगा ये, लेकिन फाइनाइट का मैं बता सकता हूँ। तो ये वही बोल रहा है कि सेट इज़ कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। कब बोलेंगे उसको, इफ़ इट इज़ आइदर वाइड सेट, या तो वो फाइव होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है उसमें क्या है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो मुझे पता तो है ना इसमें कुछ नहीं है, तो उसको भी मैं फाइनाइट सेट ही बोलूँगा। या तो वो वाइड सेट होना चाहिए, और इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड या काउंटेड या लेबल्ड, मतलब हम उसको काउंट कर सकें, लेबल कर सकें, लिस्ट कर सकें बाय नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग टर्मिनेट्स एट ए सर्टेन नेचुरल नंबर से एन। अब ये क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो मेरे पास ए लिखा है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, लेकिन मुझे पता है लास्ट में वो जाके 15 पे ख़त्म हो जाएगा। ये ज़रूरी है, ये पता होना चाहिए वो लास्ट में ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है ना, उसको इसने नाम दे लिया, मान लो वो एन है। जहाँ पे भी ख़त्म हो रहा है उसे हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। अगर कोई भी फाइनाइट सेट है ना, कहने का मतलब जैसे कोई बी सेट है आपके पास, ठीक है, बी सेट में आपके पास नंबर हैं 1 2 3 4 अप टू 1, फिर लास्ट में जाके 100 आ गया। मान लो आप 100 पे जाके बस कर गए।
अब ये एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें काउंटेबल हैं सारे के सारे, हमें पता है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कहाँ पे फिनिश हो रहा है। अब वो 100 पे ख़त्म हुआ है, जो 100 पॉइंट है ना उसे हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो फाइनाइट सेट। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट ए, इसको डिनोट किया जाता है एन ऑफ ए से। मतलब ठीक है, जैसे ए कोई सेट है ना मेरा, तो मैं उसे बोल रहा हूँ, मैंने लिखा 1 2 3 4 अप टू 50 तक लिखा मैंने, तो ये 50 मेरा क्या है, कार्डिनल नंबर है, याद रख लो बस इतना ही, ठीक है, कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर को हम ओ ऑफ ए भी लिखते हैं और या फिर एन ऑफ ए भी लिखते हैं। ये हम एग्ज़ाम में मतलब अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब थोड़ा बहुत काम आ सकता है, तो इसलिए याद रख लेना, लेकिन कार्डिनल नंबर कम से कम पता होना चाहिए। कार्डिनल नंबर क्या होगा, ये फाइनाइट सेट का लास्ट वाला नंबर होगा जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इनफाइनाइट सेट, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, जिसे हम लिस्ट नहीं कर सकते, किसी भी नेचुरल नंबर से लिस्ट नहीं कर सकते, मतलब वो हमें नहीं पता कहाँ पे ख़त्म होगा, तो वो आ गया हमारा इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, मान लो मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 अप टू सो ऑन, आगे मैं इन्फिनाइट डाल दूंगा, ख़त्म हो गया। लेकिन ये इनफाइनाइट सेट है, मुझे नहीं पता वो कहाँ तक ख़त्म हो रहा है जाके। उसके बाद इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब हो गया कि दो फाइनाइट सेट, पहली तो बात इक्विवेलेंट सेट तभी हम बोल सकते हैं जब वो फाइनाइट हों, फाइनाइट होंगे तो मुझे पता होगा ना कि ये इक्वल हैं कि नहीं है। लेकिन इक्वल में एक चीज़ याद रखना, इफ़ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम, मतलब वो जहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं ना टोटल नंबर जो हैं, क्योंकि देखो मैंने जैसे मान लो मैंने लिखा है एक सेट है ए बी सी और डी, और दूसरा सेट है 1 2 3 और 4, एक ये सेट था एक वो सेट था। इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे भी कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम हों किसी भी सेट के अंदर, वो क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो सेम होने चाहिए। तो दो फाइनाइट सेट थे मेरे पास अलग अलग, एक ए था एक बी था, जैसे मैंने अभी बोला ए को मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, और मैंने बी को नाम दे दिया 1 2 3 एंड 4। तो लेकिन दोनों में क्या क्या है, मेरे पास एलिमेंट्स के नंबर जो हैं वो इक्वल हैं, इसमें भी 4 हैं इसमें भी 4 हैं। तो यहाँ पे भी एन ऑफ अगर बी बात करूँ तो वो कितना है, 4 है नंबर ऑफ टोटल बी, और यहाँ पे मैं एन ऑफ ए की बात करूँ तो वो कितने हैं टोटल, मेरे पास 4 हैं। तो जब एलिमेंट्स मुझे इक्वल होंगे दोनों के बीच में, तो और वो फाइनाइट सेट भी हो, जैसे कि ये फाइनाइट है मुझे पता है, और वो इक्वल, इफ़ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम, तो हम उसे क्या बोलेंगे कि ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। तो नाम याद क्या रखना है, इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट के लिए क्या ज़रूरी है, अगर उनके कार्डिनल नंबर सेम हों, कार्डिनल नंबर मतलब टोटल नंबर जितने भी थे उसमें वो, ठीक है। अब देखो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में फ़र्क था। यहाँ में मैंने ए में आपको क्या लिखा था, याद होगा आपको, ए बी सी और डी, मान लो मैंने ये ए बी सी डी लिख दिया, और दूसरे में मैंने बी में लिखा था 1 2 3 4। ये थे हमारे इक्विवेलेंट, मतलब जिसमें नंबर सेम हों, बीच में क्या फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इक्वल सेट तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके नंबर भी सेम हों और जो एक सेट में है सेम दूसरे सेट में भी हो। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कहने का मतलब मेरे पास एक ए सेट है जिसमें मैंने नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5। अब देखो ये एक मेरे पास फाइनाइट सेट है, मुझे पता है इसमें 5 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं टोटल 5 है, एन ऑफ ए कितना है इसमें 5 है। तो 5 एलिमेंट्स थे मेरे पास, एक मिनट यहाँ पे ऐसे इससे लिखता हूँ यार, ऐसे तो कंफ्यूज हो रहे हो आप। ए इज इक्वल टू मान लो मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, और मैंने बी लिखा 5 4 1 2 3। अब देखो यहाँ पे एन ऑफ ए कितना है मेरा 5, यहाँ पे एन ऑफ बी कितना है 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, 5, यहाँ पे भी 5 ही हैं। अब यहाँ पे 1 है यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 5 है यहाँ पे भी 5 है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ये इक्विवेलेंट सेट भी हैं क्योंकि नंबर सेम होने चाहिए। तो इक्विवेलेंट में हम सिर्फ इतना देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, बीच में क्या लिखा है उससे मैटर नहीं करता। अब इसी की जगह में अगर 1 2 3 4 5 की जगह यहाँ पे लिख देता ए बी सी डी ई, अब यहाँ पे भी 5 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे भी 5 एलिमेंट है, ये तो इक्विवेलेंट सेट है, दोनों ए और बी इक्विवेलेंट सेट है। लेकिन यहाँ पे ए बी सी डी ई है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो ये तो आपस में इक्वल नहीं है। सी यहाँ पे नहीं मिल रहा, डी यहाँ पे नहीं मिल रहा, ई यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो ये कभी भी इक्वल सेट नहीं हो सकते। इक्वल सेट होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास नंबर भी सेम हो और एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो। तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, कि जो एलिमेंट ए में है सेम एलिमेंट बी में हो, जो एलिमेंट बी में है सेम एलिमेंट ए में हो, एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब ठीक है। तो इसको इक्वल सेट को लिखते हैं हम ए इज इक्वल टू बी, सिंपल लिख दिया मैं। और नॉट इक्वल सेट होंगे अगर, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, अगर इक्वल सेट नहीं है वो, जैसे ऊपर वाला ये वाला केस, ये इक्वल सेट नहीं है, ये इक्विवेलेंट हैं
इक्वल सेट नहीं है। देखो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट में फ़र्क क्या है, तो ये भूलना मत। इक्विवेलेंट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे जाते हैं, यहाँ पे सारे के सारी चीज़ें बीच में जो एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, ठीक है। नॉट इक्वल टू को हम ए इज़ नॉट इक्वल टू बी को ऐसे लिख देंगे। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ सेट, हाँ अब देखो जो इक्वलिटी ऑफ सेट्स है ना, इक्वलिटी ऑफ सेट्स कि मतलब दो सेट आपस में इक्वल है, ठीक है। ऊपर क्या था हमारे पास इक्विवेलेंट, वो अलग है, यहाँ पे मैं इक्वल सेट्स की बात कर रहा हूँ। तो इक्वल सेट्स में जब भी दो सेट इक्वल होते हैं हम उसे बोलते हैं एक्सियम ऑफ एक्सटेंशन। दोनों बिल्कुल सेम है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सियम ऑफ एक्सटेंशन। तो एमसीक्यू में कुछ भी ऐसे पूछ सकते हैं वो, तो याद रख लेना एक्सियम ऑफ एक्सटेंशन। जब भी दो सेट आपस में इक्वल होंगे तो उन दोनों की इक्वलिटी क्योंकि बिल्कुल सेम है वो, तो उसे हम बोलेंगे एक्सियम ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। अब एक चीज़ नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि देखो अगर कोई सेट इक्वल है ना, अगर इक्वल सेट है, जैसे हमने अभी एग्जांपल दी, इक्वल सेट का मतलब होगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो भी सेम है। तो इक्वल सेट जो हैं वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट भी हमेशा इक्वल सेट के बराबर हों। मतलब अगर कोई सेट इक्वल सेट है हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, वो इक्विवेलेंट भी है। लेकिन अगर कोई सेट इक्विवेलेंट सेट है तो हमें ये नहीं बोल सकता कि वो इक्वल भी है। समझ रहे हैं मेरी बात, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट कभी भी हो सकता है, वो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है कि वो इक्वल सेट हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो इक्वल सेट ना हो। जैसे अभी हमने देखा ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है। लेकिन मान लो कोई इक्वल सेट है मेरे पास, जैसे मेरे पहले एग्जांपल दी थी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बिल्कुल सेम है दोनों में, तो वो तो इक्वल सेट था, तो वो तो इक्विवेलेंट भी होगा क्योंकि नंबर तो सेम ही रहते हैं इक्विवेलेंट सेट में। तो ये चीज़ याद रख लेना कि हो सकता है इस स्टेटमेंट में कहीं आपको फंसा ना लें, ओके। उसके बाद दो तीन और बच गए। एक बच गया यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि अच्छा, यूनिवर्सल सेट का मतलब हो गया कोई ऐसा सेट ना जिसके अंदर सारे के सारे सेट्स हों। अब बोलोगे ऐसा कौन सा सेट है जिसके अंदर सारे के सारे सेट हों, तो ये यूनिवर्सल सेट आप डिफाइन कर सकते हो। कहने का मतलब जैसे आपका जो घर है, ठीक है, तो घर आपका यूनिवर्सल सेट होगा अगर आप जब भी आप बात कर रहे हो जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ है कि आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो। आपका घर आपके लिए यूनिवर्सल सेट होगा जब भी आप सिर्फ अपने घर के लिए बात कर रहे हो कि मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है। आप उसमें 4 रूम्स हैं, रूम्स के अंदर इतनी अलमीरा हैं, उसके अंदर ये पड़ा है, उसमें वो पड़ा है, ऊपर फ्लोरिंग है, ऐसी है वैसी है सब कुछ, लेकिन वो सारी चीज़ें सेट हैं, सब सेट हैं, वो सारी चीज़ें अंदर हैं, लेकिन वो आपके लिए यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट हो गया ऐसा सेट, ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन ए गिवन कंटेक्स्ट। जिस कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हो ना, तो वो कंटेक्स्ट वहाँ पे मतलब डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे मान लो आपका जो एक विलेज है वो भी आपके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है अगर आप विलेज के लेवल पे सोच रहे हो। अगर आप सिटी के लेवल पे सोच रहे हो तो वो सिटी जो है वो यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगी। ऐसे ही आप यूनिवर्स के बारे में मतलब आप स्पेस में जाके सोच रहे हो तो अर्थ को भी एक सेट मान सकते हो, यूनिवर्सल सेट, जिसमें बहुत सारे सेट्स होंगे। तो यूनिवर्सल सेट जो है उसे हम डिफाइन करते हैं यू से, इसे यू से लिखते हैं हम। और एक चीज़ और याद रखना कि ये कंटेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये आ गया यूनिवर्सल सेट। उसके बाद होता है पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट जैसा ही है लेकिन मैं समझाने लगा हूँ। देखो पावर सेट क्या होता है, इफ़ एस इज़ एनी सेट, मान लो कि एस आपका कोई सेट है, ठीक है, देन द फैमिली ऑफ ऑल द सब सेट ऑफ एस। अब देखो इस एस के बहुत सारे सबसेट्स होंगे ना बीच में, मान लो ए बी सी डी ऐसे करके। एक मिनट में एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा फिर अच्छे से समझ आएगा, पहले इसको समझने की कोशिश करो। कोई भी सेट होगा तो उसके सब सेट भी होंगे। एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, आपका रूम है, आपका घर है, ठीक है, ये आ गया आपका घर, ये आपका घर है। इस घर में मान लो इस घर में आपके पास 4 रूम्स हैं, वो 4 आपके सबसेट आ गए मान लो, ठीक है। तो अब इसको हमने नाम दे दिया, पहले तो आपके जो पूरा घर है उसको हमने नाम दे दिया एस। ये आपका घर है, उसमें 4 रूम्स थे। तो इफ़ एस इज़ एनी सेट, तो एस एक आपका सेट है जिसमें क्या है, फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स, तो उसमें 4 रूम है। तो मान लो आपने नाम दे रखा है ए बी सी और डी, ये 4 रूम्स हैं आपके जिनका हमने नाम दे के रखा है। तो फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एस इज़ कॉल्ड द पावर सेट। तो आपका ये जो हर एक सबसेट है ना, ये आपका पावर सेट की तरह काम करेगा क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे सबसेट्स होंगे। कहने का मतलब इफ़ एस इज़ एनी सेट, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर एस कोई सेट है देन द फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एस, इस एस के जितने भी सबसेट होंगे उन्हें हम पावर सेट बोलेंगे। तो कहने का मतलब वो जो सारे रूम है आपके घर में, 4 रूम है अगर, तो 4 के 4 पावर सेट हैं उस पूरे घर के। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो उसे हम डिनोट करते हैं पी ऑफ एस से, पावर ऑफ एस, ठीक है। पावर ऑफ एस मतलब पावर ऑफ क्या बोलते हैं डिनोट, पी ऑफ एस का मतलब हो गया पावर सेट ऑफ एस, पावर सेट है ये हमारा, ठीक है। अब देखो इसको समझाने के लिए मुझे लगता है कुछ को नहीं समझ आया होगा, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो एक मिनट,
एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे मान लो एक आपका घर है, पी ऑफ एस की बात कर रहे हैं, पावर ऑफ एस। मान लो एस में आपके पास टोटल 3 रूम्स हैं। 3 इसलिए ले रहा हूँ ताकि एग्जाम्पल आसानी से समझ आ जाए। उनका नाम था ए बी सी, ठीक है। अब देखो, ये था मेरा, ये पी एफ एस नहीं, इसको मान लो ये आपका घर है, ये सेट है आपका एस, ठीक है। ये एस जो हमने ऊपर एग्जाम्पल में ली है, एस इज एनी सेट। तो मान लो ये आपका घर है जिसमें 3 रूम है, ए बी और सी, 3 रूम है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर मुझे इसका पावर सेट लिखना पड़ जाए, पावर सेट ऑफ एस, पावर सेट ऑफ एस कैसे लिखते हैं, मतलब कोई भी सेट होगा उसका हम पावर सेट कैसे लिखते हैं। पावर सेट का मतलब होता है इसके अंदर टोटल कितने सेट आ सकते हैं। पहली बात हमें पता है इसमें ए है, उसके बाद इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ए है, उसके बाद इसमें बी है, उसके बाद इसमें सी है, ठीक है। उसके बाद इसमें ए बी भी है, ये भी एक सेट बन रहा है ना इसी के अंदर ही, ए बी। उसके बाद इसमें बी सी भी है, उसके बाद इसमें सी ए भी है, ठीक है। ए सी लिखो, सी ए लिखो, अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद इसमें ए बी सी भी है, ए बी सी को बी सी ए बी सी को जो मर्ज़ी लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ए बी सी भी है। उसके बाद इसमें 5 भी है। तो ओवरऑल अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो मुझे बताओ टोटल कितने हैं इसके अंदर पी एफ एस, जो पावर सेट ऑफ, मतलब पावर सेट ऑफ एस है वो कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ एस, ठीक है। पावर सेट ऑफ एस या पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ सी, जो भी आपका सेट का नाम होगा उसके पावर सेट ऐसे निकाल सकते हो आप। उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने थे यहाँ पे, 3, ए बी और सी। तो टोटल पावर सेट कितने हैं उसके, 8, ये हमने अभी देख लिया। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ये नोट डाउन कर लेना अगर बाद में कहीं भूल ना जाओ कि पावर सेट कैसे निकालते हैं। तो याद रखना, पावर सेट एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास कोई एक सेट है ए और उसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं 5, तो मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ़ सब इसमें पावर सेट कितने होंगे या उसके सब सेट कितने। इसको सब सेट भी बोल सकते हैं, लेकिन अब फिलहाल आप पावर सेट ही याद रखो। अब देखो वो कैसे निकालोगे आप। मान लो कि आपको बोल रहा है कोई सेट है आपके पास ए, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स उसने दे के रखे हैं, एलिमेंट्स बोल रहा है वो 5 है, ठीक है। तो वो ऐसे लिखेगा, पी एफ ए जो है टोटल कितने हैं, 5 मान लो। तो पावर सेट ऑफ ए की बात कर रहे हैं, उसमें टोटल कितने हैं, 5। तो मुझे मतलब एलिमेंट्स 5 हैं, तो इन 5 एलिमेंट्स का मुझे पावर सेट बताओ कितना होगा। पी ऑफ ए आपको कैलकुलेट करना होगा। अगर एक कोई सेट है जिसके एलिमेंट्स 5 हैं, उसका पावर सेट अगर आपको कैलकुलेट करना हो कि टोटल पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो आपको सिंपल क्या करना है, 2 की पावर n कर देना है। जैसे उस केस में हमारे पास टोटल 3 थे एलिमेंट्स, अभी हमने जो एग्जाम्पल ली, और टोटल कितने निकले थे, 8, मतलब 2 की पावर 3 थी। 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8। ऐसे यहाँ पे अगर 5 होंगे हमारे पास एलिमेंट्स, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 2 ज़ार 16 2 ज़ार 32। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो पावर सेट हो गया हमारा क्लियर। तो ये चीज़ नोट कर लो कि एग्ज़ाम में, ताकि आपको याद रहे। इसको लिख सकते हो आप कि अगर इफ़ ए हैज़, ए कोई आपका सेट है, ठीक है। इफ़ ए हैज़ एन एलिमेंट्स, ए हैज़ एन एलिमेंट्स, देन पी ऑफ ए, पी ऑफ ए का मतलब सिंपल क्या, पावर सेट ऑफ ए। पी ऑफ ए हैज़ 2 की पावर n एलिमेंट्स। पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेम चीज़ सब सेट पे भी लगती है। अब देख लेते हैं सब सेट क्या होता है। अच्छा जी, मान लो आपके पास कोई सेट है ए और एक सेट है आपके पास बी। अगर इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब जो भी सेट ए में है ना वो सारा कुछ सेट बी में भी है, तो हम बोलेंगे कि जो ए है ना वो बी का सब सेट है। ऐसे समझ नहीं आएगी, एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ आ जाएगी। पहले एग्जांपल के थ्रू समझ लो। मान लो मैं बोल रहा हूँ आपके पास ए कोई सेट है जिसमें है 1 2 3, ओके। अब आपके पास एक सेट है बी जिसमें आपके पास 4 5 7 1 3 4 2 9। अब मुझे बताओ ये जो बी सेट है इसमें 1 भी है, इसमें 2 भी है, इसमें 3 भी है, और ए में सिर्फ मेरे पास 1 2 और 3 है। तो मैं बोल सकता हूँ ना ये जो ए सेट है ये इस बी का ही पार्ट है, इसी में से निकला हुआ है, ठीक है। तो मैं कैसे बोलूँगा कि ए जो है वो सब सेट है किसका, बी का। सब सेट का मतलब हो गया कि इस बड़े वाले सेट में से ही निकला हुआ है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझ लो, जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हो अभी, इस रूम में
मान लो टोटल चीज़ें हैं, जैसे इसमें क्या क्या होगा, जो जो आपको दिख रहा है ना ऐसे लिख लो। जैसे मुझे यहाँ पे जो दिख रहा होगा मैं उस हिसाब से लिख रहा हूँ। मान लो आप एक टेबल पड़ा है, ठीक है, ट्यूबलाइट है, फ़ैन है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे ब्लैंकेट है, ठीक है, बेड है, उसके बाद नीचे कारपेट है। तो ये मैंने लिख दी टोटल चीज़ें, 1 2 3 4 5 6। अब मान लो एक साथ वाला रूम है दूसरा, ठीक है, तो उसमें मान लो टेबल भी पड़ा हुआ है, लेकिन सेम टेबल तो नहीं होगा, अलग होगा। तो इसलिए अलग सेट से नहीं, मतलब ऐसा सेट बनाना है हमें जिस सेट में मेरे पास ये, जैसे मान लो एक टेबल और ट्यूब पड़ा हो, लेकिन बिल्कुल जैसा मेरे पास टेबल है जैसा मेरे पास ट्यूब है, सेम, सिर्फ टेबल और ट्यूब एक रूम में पड़ी हुई है, लेकिन बिल्कुल वैसी ही। तो मैं बोलूँगा ये वाला जो सेट है या ये वाला जो रूम है ये इसका सबसेट है इस बड़े वाले का, क्योंकि जो दो चीज़ें इसमें हैं वो तो इसमें भी हैं, लेकिन इसमें तो बड़ी सारी ज़्यादा चीज़ें भी हैं, तो ये तो बड़ा सेट हो गया। तो कहने का मतलब ये उसका क्या होगा, सब सेट होगा, ऐसे याद रख लो। अब मान लो मेरे पास दो हैं, जैसे एक मेरे पास लिखा है मैंने 1 2 3, और एक मेरे पास बी है जिसमें लिखा है मैंने 2 3 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो 1 2 3 है यहाँ पे भी 1 2 3 है, तो ये तो इसका सबसेट हो गया, और वैसे ही ये इसका सबसेट हो गया। तो ये तो आपस में इक्वल भी हैं, तो इक्वल सेट भी हैं, तो इक्वल सेट हैं, लेकिन ये एक इसका सेट है, ये इसका सेट है। तो सेट का मतलब हो गया जो एलिमेंट्स यहाँ पे हैं ए में वो सारे के सारे दूसरे में होने चाहिए, अगर होंगे तो हम बोलेंगे ये उसका सबसेट है। सिंपल सी बात इतनी, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज़ सबसेट ऑफ बी, और इसको हम लिखते ऐसे हैं, ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। और उसके बाद आगे हमारा प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इसके हम एग्जांपल्स जब करेंगे ना बहुत सारे, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इस हिसाब से भी हो जानी चाहिए जैसे मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट, सबसेट। अब देखो कोई सबसेट प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है वो कैसे पता चलेगा। तो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी, जैसे मैंने बोला था कि एक ए सेट है आपके पास जिसमें 1 2 3 है, और एक बी सेट है जिसमें सेम ऐसे ही है 2 1 3। अब देखो इसमें भी वही एलिमेंट्स है, इसमें भी वही एलिमेंट है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये तो आपस में इक्वल है ना, अगर ये इक्वल हों, मतलब अगर ये इक्वल ना होते, कहने का मतलब मैंने ऐसे लिखा होता, ए एक मैंने लिखा है 1 2 3 4 5, और नीचे मैंने बी सेट लिखा हुआ है 1 2 और 3। अब मुझे बताओ बी जो वो ए का सबसेट है, ये तो देख के पता चल रहा है मुझे बी क्या है, ए का सबसेट है, और ए बी आपस में इक्वल भी नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है। अब देखो ए इज़ सबसेट ऑफ बी, या फिर बी इज़ सबसेट ऑफ ए एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो तब उस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि ये जो है ये इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। लेकिन अगर ये इक्वल होते, जैसे इसमें इक्वल था 1 2 3 2 1 3, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इक्वल है, और ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, ये तो आपस में इक्वल भी हैं, तो अगर ऐसा हो कुछ उसे हम बोलेंगे इट्स इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। क्योंकि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो कौन किसका सबसेट है ये तो बता ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं इम्प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर एक एलिमेंट, मतलब जैसे 1 2 3 तीन एलिमेंट्स इसके ये सारे के सारे इसमें हैं, लेकिन उसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, कहने का मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तब हम उसे बोलेंगे ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और जब भी प्रॉपर सबसेट होगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो एक होता है ए इज़ सबसेट ऑफ बी, और एक मैं अगर लिख रहा हूँ ना ए इज़, तो ये हुआ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब कि हाँ ये सारे के सारे इसमें, ये इसका नहीं है, मतलब सिर्फ एक साइड ही होगा, ए बी का होगा सबसेट या बी ए का सबसेट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ए बी बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो। अगर वैसी कंडीशन हो जाएगी तो हम होगा तो सबसेट ही, लेकिन उसे हम क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर सबसेट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इससे ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं। हमने नंबर ऑफ़ ये टाइप्स वगैरह भी देख ली सबसेट की। अब देखो मैंने अपने से कोशिश की है जितना हो सके आपको थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली होकर समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि सेट में कुछ भी नहीं है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है ना, कसम से अब इसके बाद कुछ भी नहीं है। ये डायग्राम हम देख लेंगे, ये जो अगर ये समझ आ गया तो डायग्राम कुछ भी नहीं है। फिर कुछ ऑपरेशंस देखने हैं, जैसे हम जनरली नंबर पे ऑपरेशन देखते हैं, तो सेट पे ऑपरेशंस देख लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब वही एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये सब कुछ। उसके बाद ये वाले टॉपिक तो छोटे छोटे, इनमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कहने का मतलब मेन यही था कि आपको एक बार सेट समझ में आ जाए कि सेट है क्या भला है, ये सब सेट क्या चीज़ होती है, नल सेट क्या है, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में क्या डिफरेंस है, ये वाली चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए थी, और आई होप आपको क्लियर होगी होंगी। अब आपका मेन काम क्या है, आपको सिंबल और मीनिंग्स याद होने चाहिए। जब तक ये याद नहीं होंगे तब तक मैं भी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। और एक बार देख लेना कि ये रोस्टर मेथड क्या था, इसको कैसे लिखते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक बार दोबारा वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और इसी की अगर आपको ये मतलब वो चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए जो मैंने अभी बना रखा है, क्योंकि इसमें तो मैंने बहुत सारी बीच में गड़बड़ भी कर दी है, तो आप समझ जाओगे।
तो ये आप WM क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे भी ढूंढ सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।